हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने अपने चैनल पे पॉलिटी की सीरीज़ चालू की थी और उस क्रम में हमारा 7 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आज 8वां वीडियो है। तो पॉलिटी को जो चालू करने का मकसद ये था कि किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी जॉब के लिए कर रहे हों या फिर किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हों। सपोज़ अगर एक बीएचयू को एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए, तो बीएचयू में जैसे बीए का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद कुछ वोकेशनल कोर्स का अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा मास्टर लेवल पे भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एमएसडब्ल्यू का या फिर आपके एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इन सारे कोर्सेज़ में जो क्वेश्चन पेपर आता है, एंट्रेंस पेपर आता है, उसमें जीएस का एक चौथाई अपना हिस्सा होता है। अब जीएस में तो ऐसे करीब 10 सब्जेक्ट हैं। वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं? तो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर और आपकी मिसलिनियस। तो ऐसे करके 10-11 कुल सब्जेक्ट होते हैं जीएस में। यही जीएस के सब्जेक्ट आपके हर जगह यहीं से क्वेश्चन आता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और जहाँ भी जीएस पूछा जाता है तो यही 10 सब्जेक्ट होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। सपोज़ कि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ डीप में जाके पूछा जाएगा। और अगर आप एसएससी की या फिर किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसी हिस्ट्री से कुछ सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट सब जगह एक ही है, बस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग हो जाता है। हमने जो अपने सब चैनल पे जो भी चीज़ें पढ़ाई है, अभी चूँकि पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री जियोग्राफी बारी बारी से हर सब्जेक्ट ही पढ़ाऊँगा, तो हमने ये कोशिश की है कि कम से कम आपका जो स्तर है, जो यहाँ पढ़ाने का मैं स्तर रख रहा हूँ अपना, उसको इतना रखा जाए कि कम से कम वो स्टेट पीसीएस तक का, प्री तक का एक एग्ज़ाम का वो कवर कर ले अपने अंदर। मतलब या तो आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसआई या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उन सारे ही एग्ज़ाम में यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है वो आपको बेनिफिशियल होगी। सिर्फ बेनिफिशियल ही नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी मेहनत मैंने करी है, इन सारे जो भी मटेरियल मैं दे रहा हूँ आपको, इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर और अच्छे से वीडियो को देखें और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको फॉलो करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए आज का अपना सेशन चालू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में, जिस दिन मैंने पॉलिटी चालू करी थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी को, जो पूरी पॉलिटी है, उसको हम 13-14 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब यूँ कह सकते हैं कि 13-14 चैप्टर बना के पढ़ेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर था, मैंने आपको पढ़ाया था भारत का संवैधानिक विकास, उसमें 7-8 वीडियो आई थी। आज जो दूसरा, फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया, उसमें मैंने आपको भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाए कि भारत का संविधान कहाँ कहाँ और किन किन देशों के संविधानों से लिया गया है। आज जो तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है संविधान सभा। तो ये हम आज के चैप्टर में देखेंगे कि जो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, उसका क्या बैकग्राउंड रहा और किस तरीके से संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। तो एक थोड़ा सा हम ऐतिहासिक चरण भी लेके चलेंगे और थोड़ा जो पॉलिटिकल चीज़ें, जो पॉलिटिकल घटनाक्रम था, उसको भी लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान सभा। ये पूरा ही जो चैप्टर है, इसको मैंने कुछ फैक्ट में से डिवाइड कर दिया है और इन फैक्ट को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, और मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा के और अच्छे से समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। जैसे कि जो पहला फैक्ट है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग गांधी जी के द्वारा 1922 में की गई। देखिए, जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, एक उदारवादी चल रहा था, एक अलग से क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। क्रांतिकारी में तिलक थे, आपके जो और भी लाला लाजपत राय थे, भगत सिंह, ये सारे एक क्रांतिकारी नेता थे और ये क्रांति में विश्वास रखते थे कि क्रांतिकारी ढंग से भारत को आज़ाद करा जाए। लेकिन एक तरफ उदारवादियों का धड़ा था जिसका नेतृत्व मुख्यतः कांग्रेस कर रही थी। अब इसमें जो उदारवादी नेता थे, इनकी क्या मांग थी कि धीरे धीरे करके क्रम वाइज सुधार हों और उसके बाद आज़ादी मिले। तो ये लोग क्रांतिकारी ढंग से आज़ादी के में या फिर संविधान निर्माण में विश्वास नहीं रखते थे। ये चाहते थे कि धीरे धीरे चीज़ें सुधरें।
तो गांधी जी थे, बहुत ही बड़े नेता थे हमारे देश के, आप सब जानते हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से। तो उन्होंने सबसे पहले 1922 में, इस डेट को आप याद रखें, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना भी है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, तो 1922 में महात्मा गांधी ने। इसके बाद और भी कई लोगों ने, जैसे एम एन राय ने भी मांग की थी, मुस्लिम लीग ने भी मांग की थी, कांग्रेस ने फिर अलग से उसके लिए अपना पास किया था बिल। तो वो सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे जो पहली बार गांधी जी ने की थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे लिए। जो हमारा अगला फैक्ट है कि 1942 में गठित क्रिप्स मिशन ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसका काम संविधान निर्माण होगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को ज़रूरत थी सैनिकों की। अब वो सैनिक कहाँ से आते, तो जहाँ भी ब्रिटेन का साम्राज्य था वहाँ से वो लोग सैनिक उठाते थे। भारत में भी चूंकि ब्रिटिश शासन ही था, तो यहाँ से भी वो लोग सैनिक भर्ती करते थे। अब चूंकि जो भारतीय थे, अब तक कांग्रेस एक बहुत ही मजबूत संस्था हो चुकी थी, और जो भारतीय थे वो अंग्रेजों से, भले ही वो अंग्रेजी हुकूमत के तहत काम कर रहे हों भारतीय, भले ही कोई भारतीय अंग्रेजी सेना में काम कर रहा हो, लेकिन वो करता वही था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती थी। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सेना में अधिकारी था जो भारतीय था, और अगर कांग्रेस ने मना कर दिया कि आपको वहाँ जाके युद्ध नहीं करना है ब्रिटिश सरकार की तरफ से, तो आप ये मान के चले कि वो बंदा 90% चांस था कि नहीं जाता, और वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता। तो अब चूंकि ब्रिटिश सरकार को उस टाइम तक, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध तक, भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था। अब उस सपोर्ट के लिए उसे कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए था, और कांग्रेस की मांग क्या थी कि अब भारत को आज़ादी दें, एक संविधान सभा का गठन करवाएं, और एक संविधान का निर्माण हो, और उसके बाद आप आज़ाद करें, हम लोग अपना शासन खुद चलाएंगे। ये कांग्रेस की, या उस टाइम की जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, सबकी यही मांग थी। तो जब 1942 में क्रिप्स मिशन, ये देखिए इसका टाइम भी पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई, तो 1942 में पहला क्वेश्चन। दूसरा कि ये क्रिप्स मिशन था, इन्होंने क्या सुझाव दिए, तो इन्होंने कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक संविधान सभा का निर्माण होगा जिसमें कि भारतीय सदस्य बहुतायत में, बहुमत में होंगे, और वो लोग संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन ये एक, चूंकि ब्रिटिश सरकार पहले भी ऐसे कई सारे वादे कर चुकी थी और उन्होंने पूरा नहीं किया था, तो कांग्रेस की अब डिमांड थी कि नहीं, आप द्वितीय विश्व युद्ध का वेट क्यों कर रहे हैं, आप अभी कर दीजिए संविधान सभा का निर्माण, जो भी चीज़ें अभी हो जाएंगी वो सही हैं, अभी से ही संविधान का निर्माण जितना पहले चालू हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ये कांग्रेस की डिमांड थी। और गांधी जी ने एक और चीज़ याद रखिए, गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब कि एक ऐसा चेक जिसके भुगतान का वादा भविष्य में करने का किया गया था, किया जाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो क्रिप्स मिशन भी यही कह रहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और जो भी इसका उद्देश्य था वो कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, ये 1942 का टाइम चल रहा है। ये आप टाइम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। जो हमारा अगला फैक्ट है कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जुलाई 1946 में किया गया। ये डेट थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखेंगे, जुलाई 1946। अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध चूँकि समाप्त हो चुका था और भारतीयों ने अच्छा खासा सहयोग भी किया था ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अब चूँकि इन्होंने वादा किया ही था पहले, अब कैबिनेट मिशन एक बनाया गया ब्रिटेन की सरकार की तरफ से, और उनको भारत भेजा गया कि आप भारत जाएं और देखें कि वहाँ संविधान निर्माण के लिए क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से संविधान निर्माण किया जा सकता है। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में भारत पहुँचता है, और उसने एक ढांचा दिया कि इस तरीके से एक संविधान का निर्माण होगा, इस तरीके से एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मूलतः जो कैबिनेट मिशन था उसने संविधान सभा के गठन के लिए एक योजना प्रस्तुत की। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जो भारत की संविधान सभा थी वो किस प्लान के तहत उसका गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन। यहाँ पे दो क्वेश्चन की इस फैक्ट से आपके दो क्वेश्चन की, कैबिनेट मिशन की स्थापना जुलाई 1946 और किस मिशन के तहत या किस प्लान के तहत संविधान सभा का गठन, तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं कि संविधान सभा,
ठीक है। यहाँ पे 389 सदस्य, मतलब कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए और उसके लिए एक ढांचा भी प्रस्तुत किया। ढांचा क्या था कि जो उस टाइम भारत की आबादी थी, मतलब 1946-47 की बात हो रही है, उस टाइम भारत की आबादी करीब 40 करोड़ थी और कैबिनेट मिशन ने कहा कि प्रति 10 लाख आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया जाएगा या मनोनीत किया जाएगा। तो उस टाइम जो 40 करोड़ आबादी थथी उसको 10 लाख से डिवाइड कर देने पर लगभग ये 389 बनता है। तो इसलिए 389 सदस्य संविधान सभा में थे। 292 ये डायरेक्ट जो ब्रिटिश प्रांत थे उस टाइम भारत में 11-12 प्रांत थे, वहाँ से चुन के आए थे। 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुन कर आए थे और 93 ये जो रियासतें थीं भारत में, भारतीय रियासतें, वहाँ से इनको मनोनीत करके भेजा गया था। इन तीनों में देखिए फ़र्क समझ लीजिए। ये जो 292 सदस्य हैं ये ब्रिटिश प्रांतों से मनोनीत होकर आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज राज्यसभा है तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? हर स्टेट का जो विधानमंडल होता है वो अपने यहाँ से कुछ सदस्यों को निर्वाचित करता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है? 31, मतलब उत्तर प्रदेश 31 सदस्य राज्यसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो राज्यसभा के लिए चुनाव नहीं करती, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल करता है। मतलब उन 31 सदस्यों को उत्तर प्रदेश का विधानमंडल चुन के राज्यसभा भेजता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी थी कि ये जो 292 सदस्य थे उस टाइम के जो ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे आज स्टेट है भारत में उसी तरीके से जो उस टाइम प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, तो वहाँ से ये लोग वहाँ के विधानमंडल द्वारा चुन के आए थे। 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, देखिए चीफ कमिश्नरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये चीफ कमिश्नरी का क्या मतलब हुआ। तो चीफ कमिश्नरी का मतलब ये है कि जैसे आज आपके भारत में क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और उन केंद्र शासित प्रदेशों से भी कुछ सदस्य चुन के राज्यसभा में आते हैं। कई स्टेट से 1 होते हैं, कुछ स्टेट से 2 होते हैं, मतलब उन केंद्र शासित। तो ये समझ लीजिए ये केंद्र शासित 4 केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम चीफ कमिश्नरी उस टाइम बोल रहे थे। ये 4 मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 कौन कौन से थे, ठीक है। और ये 93 उस टाइम जो रियासतें थीं, भारतीय रियासतें, जहाँ राजाओं का शासन था, मतलब वहाँ ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन नहीं था, वहाँ अभी भी राजा ही शासन कर रहे थे। तो उन राजाओं से भी बोला गया कि आप भी अपने यहाँ से एक सदस्य मनोनीत करके भेजें, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला फैक्ट देखते हैं। संविधान सभा 299 15 अगस्त 1947। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग बहुत पहले से ही एक अलग देश के निर्माण की मांग कर रही थी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश बनाया जाए। तो संविधान सभा का गठन ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जुलाई 1946 में आपका कैबिनेट मिशन ने ये अपना दे दिया कि एक संविधान सभा का निर्माण हो। पहली बैठक आप देख रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हो जा रही है। तो ये डेट, इसलिए मैंने कहा कि आप इस डेट को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाते चले, क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप पक्का है कि कंफ्यूज होंगे और गलत आंसर मार के आएंगे एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई अगस्त सितंबर 1946 तक, अगस्त सितंबर 1946 तक संविधान सभा का गठन हो चुका था, ठीक है। अब उस संविधान सभा में कुल सदस्य कितने हैं हमारे? 389। इन 389 में से वो सदस्य भी हैं जो मुस्लिम लीग से हैं, जो मुस्लिम लीग मतलब एक अलग पाकिस्तान प्रांत का मांग कर रहे हैं काफ़ी पहले से। अब चूँकि पहली बैठक होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 को, इस पहली बैठक में ही, मतलब संविधान सभा के पहली बैठक में ही मुस्लिम लीग ने जो बैठक थी उसका बहिष्कार कर दिया। बोला कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, हमें एक अलग राष्ट्र बना के दो, ऐसा मुस्लिम लीग ने कहा। तो अब 15 अगस्त 1947 आप सब जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ। उस टाइम तक पाकिस्तान बट चुका था, एक अलग देश बन चुका था। तो अब 389 में से कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए, मतलब मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान चले गए, तो 299 सदस्य बचे। अब ये हमारी संविधान सभा, मूल संविधान सभा यही है। हमारी संविधान सभा में 299 सदस्य थे, बाकी सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान की संविधान सभा में, ठीक है। तो मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे, आंसर 299। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगस्त 1946 में या सितंबर 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आपको आंसर करना है 389, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली बैठक मैंने जैसा कि आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को होती है। सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये उस टाइम जो संविधान सभा थी उसके सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और कोई रीज़न नहीं था इनको चुनने का, ठीक है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए।
9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, फिर दूसरी बैठक 11 तारीख मतलब 2 दिन बाद होती है और राजेंद्र प्रसाद को वोटिंग के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मतलब संविधान सभा होगी, उसका एक प्रॉपर अध्यक्ष हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। मतलब 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसी के जस्ट 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ये दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये दोनों डेट आपको रट लेनी है। प्रस्तुत कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। यही उद्देश्य प्रस्ताव आज जो हमारा भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना का एक आधार बना है। कुछ चीज़ें मतलब ये समझ लीजिए कि यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में जोड़ दिया गया था, कुछ चीज़ें बाद में जोड़ी गई। ठीक है, अब अगला जो हमारा फैक्ट है वो ये है कि कुल 13 समितियां बनाई गई। मतलब संविधान निर्माण के लिए कुल 13 समितियां बनी। वो मैं आगे बताऊंगा कि किस किस समिति का कौन कौन अध्यक्ष था और उसका क्या कार्य था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। हालांकि ये कहीं पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल 12 अधिवेशन हुए। मतलब संविधान के निर्माण में पहला अधिवेशन आप कहाँ देख रहे हैं? 9 दिसंबर 1946। अंतिम अधिवेशन आप कब देखेंगे? 24 जनवरी 1950। इन दोनों डेट के बीच मतलब 9 दिसंबर 1946 24 जनवरी 1950 के बीच कुल अधिवेशन की संख्या कितना है? 12। मतलब कुल 12 अधिवेशन। अधिवेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने आज सुना होगा संसद में 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और आपका एक और सत्र ग्रीष्म सत्र, ऐसे कुछ करके होता है। तो यही सत्र था अधिवेशन का। यही मतलब हुआ कि बैठकें बुलाई जाती थी। एक बैठक 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, मतलब जैसा उस टाइम का प्लान होता था वैसे अध्यक्ष के हिसाब से ऐसे अधिवेशन बुलाए जाते थे और चर्चा की जाती थी और जो भी जरूरी संशोधन होते थे वो किए जाते थे। ठीक है, जो संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिलाएं थी, ये भी आपको याद रखना है। ये 15 महिलाएं इस 389 में थी। मतलब कि जो मुस्लिम लीग के साथ सिर्फ एक महिला पाकिस्तान गई थी, बाकी 14 महिलाएं भारत में रह गई थी। तो मतलब इस 299 में 14, इस 389 में 15। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान जो है अब 26 नवंबर 1949 तक बन के तैयार हो गया है। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पारित कर दिया गया। मतलब वोटिंग हो गई कि हाँ अब ये संविधान हमारा संविधान होगा और इसी के सहारे या इसी के आधार पे भारत का शासन चलेगा। 2 शब्द आते हैं, पारित और अंगीकृत, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज़ कि 26 नवंबर 1949 को ही कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए। मतलब आपने पढ़ा होगा कि जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन उसी के जस्ट 2 महीने पहले मतलब 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद, कुछ कितने मतलब 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 394, ये कुछ मुख्य आर्टिकल थे जिनको उसी टाइम मतलब 26 नवंबर जिस दिन अंगीकृत किया गया उसी दिन लागू कर दिया गया। इसमें आप देख रहे होंगे ज़्यादातर तो ये नागरिकता से संबंधित है, एक ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, एक ये 394 जो निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित है, कुछ संशोधन से संबंधित है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, जैसा कि मैंने आपको पहला ही बताया था कि पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। दोनों ही डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इन दोनों के बीच सेशन कितने हुए हैं? 12 सेशन। ठीक है, जो हमारा अगला फैक्ट है कि कुल 284 लोगों ने साइन किया। मतलब कि सदस्य कुल कितने थे हमारी संविधान सभा में? 299। साइन कितने कर रहे हैं? 284। बाकी कहाँ गए? तो हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो कि कुछ, जैसे कुछ ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं कि जो संविधान पे सहमत ही ना हो कि भाई हमारे मन का इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं तो हम साइन नहीं करेंगे, हम सहमत नहीं है संविधान से। तो कुछ ऐसे लोग थे, कुछ अनुपस्थित रह गए होंगे, बीमार पड़ गए होंगे तो आए ही नहीं होंगे, कुछ के घर में कोई प्रॉब्लम होगी, तो इस तरीके से चीज़ें थी। मतलब 284। ये भी पूछा जाता है कि संविधान पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 लोगों ने। ठीक है, आइए अगला फैक्ट देखते हैं।
26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें 26 नवंबर 1949 को लागू हुई, पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ। 26 जनवरी 1950 को संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। ये चीज़ समझ गए। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग भी अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो 25 है, लेकिन नंबरिंग अभी भी 22 है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि भाग 4A है, मतलब जो मूल कर्तव्य वाला पार्ट है उसको बाद में जोड़ा गया है, तो उसको 4 करके जोड़ दिया गया है। उसी तरीके से 14A करके जोड़ दिया गया है, तो नंबरिंग तो वही आपकी रह गई 22 के 22, लेकिन वैसे क या ख ऐसे कर करके कुल 25 भाग कर दिए गए हैं। आर्टिकल अभी 450 से ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं, वो समय समय पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। कुल जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। हर 10 लाख पे एक प्रतिनिधि। कुल प्रतिनिधि कितने हुए? 389, मतलब 389। ठीक है, इतना समझ गए। 4 चीफ कमिश्नरी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 4 जो सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुन के आए थे। ये चीफ कमिश्नरी मतलब सेंट्रल टेरिटरी, यानी कि संघ शासित प्रदेश आज की भाषा में, उस टाइम चीफ कमिश्नरी बोला जाता था। उसमें कौन कौन से थे? दिल्ली थी, अजमेर था। अजमेर आपकी कहाँ है? राजस्थान में। कुर्ग कहाँ है? ये आपके है कर्नाटक में। बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला फैक्ट है संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और कहा जाए कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप था इन्होंने ही तैयार किया था। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। अब उसमें मान लीजिए ऑप्शन रहेगा प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव या फिर संविधान सभा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए। अब चारों ऑप्शन ही बहुत ही नज़दीकी हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको वहाँ पे आंसर क्या करना है? BN राव। प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। अगर BN राव ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या करेंगे? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का काम क्या था कि जो इन्होंने प्रारूप संविधान का एक स्ट्रक्चर बना के दिया था, उस स्ट्रक्चर पे चर्चा करना और उसको संसद, मतलब जो संविधान सभा है, उसके समक्ष पेश करना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काम था। और प्रारूप समिति का काम था कि उस पर डिस्कस किया जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें सुधारी जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन जो प्रारूप था वो BN राव। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा ताकि किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन न रहे। अगर ऑप्शन में ये है कि भारतीय संविधान के निर्माण का प्रारूप भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप प्रारूप समिति पे या फिर अंबेडकर पे जाएंगे, लेकिन अगर ये रहेंगे तो आपको यही आंसर करना है। ठीक है, प्रारूप समिति देख लेते हैं कि चूंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं कि प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, एक ऑप्शन उसमें से नहीं रहेगा और वही आपका गलत हो जाता है। वहाँ पे तो देखना होगा। जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। एक और चीज, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। कुल समितियां कितनी बनी थी? 13। इन्हीं 13 समितियों में से एक समिति थी प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर। दूसरे सदस्य G आयंगर, तीसरे सदस्य AS अय्यर, चौथे सदस्य M सादुल्ला, पांचवें सदस्य KM मुंशी, छठे सदस्य माधवराव, सातवें सदस्य TT कृष्णाचारी। तो ये कुल इतने सदस्य थे। जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव। ठीक है, अगला फैक्ट देख लेते हैं। संसद की पहली बैठक। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन करने वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे देखिए संसद की पहली बैठक और संविधान सभा की पहली बैठक, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अपने पार्लियामेंट में, अपने संसद में एक बिल पारित किया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसके तहत ये प्रावधान किया गया था, जब तक भारत के लोग अपने लिए एक संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक भारत में भारत का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। फिर से सुनिए, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने संसद में एक कानून पारित किया था जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। उस कानून के अंदर ये प्रावधान किया गया कि जब तक भारत के लोग अपने संविधान का निर्माण खुद नहीं कर लेते, या जब
तक संविधान पूर्णतः लागू नहीं हो जाता भारत में, तब तक भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलाया जाएगा। अब जो संविधान सभा थी वो दो काम कर रही थी। एक तो वो संविधान निर्माण का काम तो कर ही रही थी, दूसरी वो संसद के रूप में भी काम कर रही थी। दोनों में फ़र्क है। एक जो काम है वो संविधान का निर्माण, दूसरी वो संसद का मतलब कौन, सरकार के रूप में भी वो काम कर रहे हैं। मतलब कि इन्हीं संविधान सभा में कुछ सदस्य थे जिन्होंने एंटरिम गवर्नमेंट मतलब अंतरिम सरकार का निर्माण किया था, और वो लोग संसद के रूप, मान लीजिए सुबह उठे, संसद आ गए, पार्लियामेंट में आ गया, 7 से 12 बजे तक संविधान निर्माण किया, संविधान बनाया, उस पर बहस की, चर्चा की, जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद शाम को 3 बजे से 6 बजे तक जो भारत के प्रशासन का कार्य है या भारत की संसद के रूप में उन्होंने उन्हीं लोगों ने काम किया। तो इसको इस तरीके से समझिए। लेकिन अब चूंकि संविधान का निर्माण हो चुका था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद फिर क्या था, चुनाव कराए गए। 1951-52 के आम चुनाव आपने सुने होंगे। पहली सरकार करीब मार्च 1952 में इस तरीके से गठन हुआ था। तो जो संसद की पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई। ये संसद की पहली बैठक, मतलब स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण होने के बाद की। संविधान निर्माण होने के पहले भी संसद की बैठक हो रही थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसमें इतना याद रखना है कि एक एंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण उसी संसद में से, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे, इस तरीके से एक एंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो कैबिनेट मिशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कैबिनेट मिशन जिसके बेस पे या जिसके आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया था, उसके सदस्य कौन कौन थे। 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, सर पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे आपके कैबिनेट मिशन में। अगला, जैसे ये जो मैंने इधर फैक्ट लिखे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या पता अगर थोड़ा सा एग्जाम अगर टफ करना हो, एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो, जो पेपर सेट कर रहा हो उसका दिमाग फिर गया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 207 सदस्य वहाँ पे बैठक में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संविधान सभा 2 तरीके से काम कर रही थी। एक तो वो संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरे भारत की संसद के भी रूप में काम कर रही थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। अगला जो फैक्ट है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन। ये मैंने आपको अभी बताया कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, उसी में ये प्रावधान किया गया था कि जब तक भारत का संविधान पूर्णतः बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया जाएगा। इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर डिटेल में वीडियो बनाया है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके मुख्य प्रावधान, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 395 है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 395 अनुच्छेद थे संविधान में जब बना, तो आर्टिकल जो 395 अनुच्छेद था उसमें ये प्रावधान किया गया कि संविधान के लागू होने के दिन से, मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन से जो 1935 का अधिनियम है और 1947 जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है और भारत शासन अधिनियम 1935 है, वो स्वतः निरस्त हो जाएंगे। ये आर्टिकल 395 में प्रावधान कर दिया गया था। तो मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और उसी दिन से ये दोनों कानून स्वतः निरस्त हो जाते हैं। अब भारत का संविधान भारत के संविधान के अनुसार चल रहा था, जिसका निर्माण भारतीयों ने किया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। उम्मीद, वैसे तो मैंने सारी ही चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ चीज़ें तो हो सकता है गलती से छूट गई हूँ। तो अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया है कि मैं हर सब्जेक्ट बारी बारी से पढ़ाऊँगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए डाला जाए। यही रिसर्च करने में काफ़ी टाइम ले लेता है, 2 घंटे 3 घंटे सारी चीज़ें करने में ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और भी वीडियो लाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाए जाएँ, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई गई है एग्ज़ाम डिटेल्स, मतलब उसमें वो प्लेलिस्ट ही इसलिए बनाई गई है कि उसमें बारी बारी से हर एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बना के दी गई है। कि मतलब मान लीजिए आप BHU BA की तैयारी कर रहे हैं
या फिर VHU में जो वोकेशनल कोर्स होते हैं उसके एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आप जाएं और उस कोर्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिटेल है, जो भी आपके सवाल है, उन सारे ही सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।